नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अपहरण। लाल भूरे रंग की पत्थरों से बनी वो 3 मंजिला हवेली पूरे इलाके में 2 वजहों से जानी जाती थी। एक तो आसपास के गांव में ऐसा घर किसी का न था, दूसरा उसमें रहने वाले नवाब साहब। यूं तो वे किसी रियासत के नवाब नहीं थे, माँ बाप का दिया हुआ भला सा नाम था नवाब, पर इलाके के सभी लोग उनका अदब किसी रियासती नवाब का सा ही करते थे। इसकी भी 2 वजहें थी। एक तो उनकी रौबदाब वाली कदकाठी और चाल ढाल, दूसरा उनका मिलनसार मिजाज। 30 की उम्र पार करते करते नवाबी उनकी बोली, खान पान, रहन सहन और तो और कारोबार पर भी हावी हो चुकी थी। कुछ दिनों से उर्दू लिखने पढ़ने का भी शौक हो आया था। उर्दू सीखने की आपकी लगन काबिले तारीफ है नवाब साहब। वैसे क्या कीजिएगा उर्दू की तालीम लेकर? माशूका की शान में शायरी लिखूंगा। यार दोस्तों की कमी नहीं थी, पर सबसे खास दोस्त थे मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब को पहली बीवी रुकैया से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनके घर वालों ने इस्लाम में 4 शादियों की मंजूरी का हवाला देते हुए उनकी दूसरी शादी करवा दी थी। सुनने में आया था कि पहली बीवी गमज़दा होकर पीर फकीरों में घुमा करती थी, टोने टोट के गंडे ताबीज़ जाने क्या क्या करती रहती। मतलब ये कि औलाद वाले सब लोग अब उसे अपने दुश्मन लगने लगे थे। पूरा गांव इस बारे में बातें करता था। वैसे बातों का शौक तो नवाब साहब को भी था। यार दोस्तों के साथ खूब गप्पे छोंके जाते थे। नवाब साहब जब हवेली लौटते तो उनकी खूबसूरत बीवी फूल कुमारी दालान में चक्कर लगा रही होती। ऐसी हालत में आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, नवाब साहब कहते तो फूल कुमारी एक मीठा सा उल्हाना देती। इतनी ही चिंता है तो क्यों जगाते हैं देर तक? नवाब ने फूल कुमारी के लिए नौकरों की फौज पाल रखी थी। चूल्हे के आंख फोड़ू धुएं से बचाने के लिए महाराजिन, नवाब साहब के सफ़ेद चिट्टे कुर्ते पजामे को कलफ लगाकर धोने, सुखाने और इस्त्री करने के लिए धोबी, फूल कुमारी की नींद पहर अंधेरे से पानी भरने के लिए खराब ना हो उसके लिए मशक वाला, हवेली के ऊपर नीचे बने कमरों, दालान, बगीचे और छत की सफाई करने के लिए महरी, नवाब साहब के उपरा तली के 3 बेटों अजीत, सुजीत, पुनीत को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्री जी भी हवेली पर ही आया करते थे। मदरसे जाने में बेटों को बहुत आफत होती थी। एक कहता, माँ हमसे इतनी सुबह नहीं उठा जाता। दूसरा कहता, हमें मास्टर साहब का पाठ याद नहीं होता माँ। फूल कुमारी ने चौथे बेटे को जन्म दिया था। वो अपनी बगल में लेटे बच्चे को हल्के हाथ से थपकी दे रही थी। तीसरे नंबर का बेटा पुनीत नन्हे नन्हे गीले पैरों से गलीचे पर आगे आगे दौड़ रहा था और पीछे पीछे संतो मौसी उसे निक्कर पहनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। संतो मौसी नवाब साहब की माँ के दहेज में उनके साथ ही आई थी, तब उसकी उम्र 11-12 की रही होगी। फूल कुमारी ने संतो मौसी से पूछा, क्या नवाब साहब अभी तक नहीं आए? संतो मौसी जंगले से झांक कर बोली, एक मोटर रुकी तो है। हाँ, नवाब साहब ही आए लगते हैं। बेटे की खुशखबरी सुनकर कैसे ना आते बहू रानी। अरे आप सिर बांधे क्यों लेटी हैं? फूल कुमारी का सिर सहलाते हुए नवाब साहब ने उनके सिरहाने बैठते हुए पूछा और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। इसका नाम विनीत रखेंगे। फिर फूल कुमारी की कोमल हथेली को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोले, आप काफी कमजोर हो गई हैं। अब आपके भली चंगी होने तक हम खुद ही आपकी देखभाल का जिम्मा लेते हैं। इन वादों पर कहाँ खरे उतरे थे नवाब साहब। कभी काम के सिलसिले में, कभी यारों के साथ तफरीबाजी में बीवी बच्चों से दूर चले जाते, कई कई दिनों तक न लौटते थे, और जब लौटते तो हवेली में दिवाली की सी रौनक होती। अपनी चहेती बीवी के लिए कीमती से कीमती गहने और बच्चों के लिए खूबसूरत कीमती खिलौने, कारिंदों के लिए भी बहुत कुछ लाते थे। अजीत, सुजीत, पुनीत और विनीत अब बड़े हो रहे थे। उनमें शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे थे। अपने बेटों को दुनिया की बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए माँ ने उनके गले में अपने इष्ट देवता महादेव का लॉकेट पहना रखा था। इस लॉकेट की खास बात यह थी कि उसे पलटकर देखने पर नवाब साहब की तस्वीर मालूम होती थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटों में शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे थे। वैसे बदलाव तो नवाब साहब के रवैये में भी आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। नाश्ता लगवा दें आपका? अपने कपड़ों पर इत्र की फुहार करते हुए नवाब साहब से फूल कुमारी ने पूछा।
अभी मन नहीं है। क्यों मन नहीं है भला? आपने कल रात भी खाना नहीं खाया। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जल्दी जाना होगा। दोपहर के खाने पर भी इंतजार मत करना। मुस्कुराते हुए जल्दी से मोटर में सवार होकर चल दिए थे। इंतजार इंतजार तो उसने कई दिनों तक किया था, लेकिन नवाब साहब जो हवेली से निकले पलट कर आना भूल ही गए। रिश्तेदारों ने खूब खोज खबर निकाली, यार दोस्तों ने भी सब तरफ ढूंढ लिया, पर कुछ हासिल नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता व्यापार में भारी घाटा होने लगा था, अब कर्जदारों से मुंह छुपाए फिर रहे हैं, तो कोई कहता किसी बला के इश्क में पड़कर भाग गए हैं। कभी तो ऐसा भी सुनने में आता था कि उनके ही कारोबारी दुश्मनों ने उन्हें गायब करवा दिया था। अचानक आए हालातों से कैसे निपटे ये फूलकुमारी और उसके बेटों को समझ नहीं आ रहा था। थाना चौकी सब कुछ करके हार कर बैठ गए। न जाने उन्हें जमीन निगल गई या आसमां खा गया। दिन खुशहाली के हों या बदहाली के, ज्ञान बांटने वाले रिश्तेदार इर्द गिर्द मंडराया ही करते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। अजीत बेटा, तुम परिवार के बड़े बेटे हो। अपनी माँ को समझाओ कि भगवान की मर्जी के सामने माथा टेक दे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदा आदमी का कहीं कुछ तो सुराग मिलता ही है। मरे आदमी का भी सुराग मिलता है चाचा जी। परसों कल्लन मछुआरे ने नदी से मछली के साथ साथ एक कंकाल नहीं निकाला था क्या? फिजूल की माथा बच्ची है ये। इतनी जल्दी कोई कंकाल में कैसे बदल सकता है? फिर क्या सबूत है कि वो पिताजी? अजीत की रुलाई फूट पड़ी। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं बेटा, बहुत मुश्किल होता है ये स्वीकार करना, लेकिन दुनियादारी का तकादा है। नवाब साहब का श्राद्ध करना होगा बेटा। आए दिन सिर पर मंडराने वाले कर्जदारों का हिसाब नक्की करके अपनी जान छुड़ाओ। फिर अंदर कमरे में बिसूरती हुई फूलकुमारी को सुनाकर ऊंची आवाज में बोलते, घबराती क्यों है? भगवान ने 4-4 हट्टे कट्टे बेटे दिए हैं। जान सलामत तो ऐसी कई हवेलियां तेरे लिए खड़ी कर देंगे ये। खुद को कभी अकेली मत समझना, हम हर वक्त तेरे साथ हैं। चचेरा ही सही, भाई था वो हमारा। और हवेली नीलाम हो गई। हमेशा राजरानी सी बनी ठनी रहने वाली फूलकुमारी सादे लिबास और एक छोटे से घर में आ गई। बिलक बिलक कर रोए थे सब कारिंदे हवेली से निकलते हुए, पर संतो मौसी अब भी उनके साथ ही रहती थी। उनका कहना था, बचपन से यहीं हूँ, ये तो परिवार है मेरा। अब बुढ़ापे में इनसे अलग कहाँ जाऊंगी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। मिर्जा साहब के बेटे का निकाह था। निकाह में जाने के लिए अजीत अलमारी से कपड़े लेने के लिए चला तो सामने नवाब साहब के इत्र की शीशी देखी। उसने अपने पिता के ही अंदाज में इत्र लगाया। ऐसा करके उसे ये महसूस हुआ जैसे नवाब साहब उसके नज़दीक ही हैं। मिर्जा साहब ने बहुत ही शानदार इंतजाम करवा रखे थे। रोशनी की जगमगाहट में उनकी कोठी दूर से ही चमक रही थी। दूर दूर तक तांगों, रिक्शों, मोटरों का मेला सा लगा हुआ था। अनगिनत मेहमान आए हुए थे। मिर्जा साहब के गले लगकर अजीत ने उन्हें मुबारकबाद दी। अकेले आए हो बेटा? जी, वो घर पे कुछ। हाँ, मैं सब समझता हूँ। आ जाओ, तुम्हें मेहमानों से मिलवाता हूँ। मिर्जा साहब उसे लेकर मेहमानों से मिलवाने चले तो मौलवी साहब ने उन्हें बुला लिया। अचानक बत्ती गुल हो गई। घुप अंधेरा था। अचानक अजीत का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा और मुंह को कसकर भींच दिया। जबरदस्ती उसे घसीटने लगा। अजीत का दम घुट रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। अब उसके होश गुम होने लगे और वो निढाल सा हो गया। होश तब आया जब उसके सिर पर किसी ने पानी डाल दिया। आ आ धीरे धीरे आंख खोलने की कोशिश की तो सामने का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। मिर्जा साहब की पहली बीवी रुकैया 2 लठैतों के साथ वहां खड़ी थी। अजीत ने वहां से उठने की कोशिश की तो पाया उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? पास खड़े लठैत ने बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखा और दूसरे पहलवान को इशारे से कुछ कहा। रुकैया पूरा ध्यान लगाकर एक बर्तन के पानी में कुछ राख जैसा डालती जाती
और मुंह से कुछ बुदबुदाती जाती। दूसरे पहलवान ने अजीत के सिर से झटके से 2 बाल नोच लिए। वो दर्द से चीख पड़ा। रुकैया ने उन बालों के साथ कुछ सुई जैसी चीज को बांधकर एक काली कपड़े की पोटली में चुभा दिया। अजीत बुरी तरह से दर्द में चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें शहनाइयों की आवाज और मेहमानों के शोरगुल में किसी को सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर तक बिजली के ना होने की वजह से जरूर मुश्किल हो गई थी, पर अब फिर पहले जैसा सब कुछ गुलजार था। दावत तो कब की खत्म हो गई होगी, कहाँ रह गया? फूल कुमारी ने अजीत की चिंता में सुजीत और पुनीत से पूछा। आपने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया बहू रानी? संतो मौसी को भी अजीत की फिक्र हो रही थी। हम देख कर आते हैं। दोनों भाई रात के अंधेरे में ही अपने भाई को ढूंढने मिर्जा साहब की कोठी पर जा पहुंचे। विनीत को माँ के पास ही रुकने को बोलकर गए थे। अरे आओ आओ बेटा, मिर्जा साहब ने दोनों को गले से लगा लिया। इतनी देर से आ रहे हो? कोई बात नहीं, मुंह मीठा करो। चाचा जी, अजीत भैया। क्या हुआ अजीत को? अजीत भैया अभी तक घर नहीं लौटे। अच्छा, मैं मेहमानों के साथ मशगूल हो गया था, पता नहीं वो कब चला गया। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। सब मिलकर थाने पहुंचे और अजीत की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। मिर्जा साहब ने सख्त हिदायत की कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तुरंत छानबीन शुरू हो गई, लेकिन फिर वही हाल। गांव का चप्पा चप्पा छान मारा पर कुछ नहीं मिला। फूल कुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों भाई भी हैरान परेशान थे। उधर मिर्जा साहब की छत से शामियाने और गलीचे उठवाए जा रहे थे। मेहमान जा चुके थे। घर के लोग रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। मिर्जा साहब अपने दालान में आराम कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी उनकी गोद में कोई चीज आकर गिरी। उन्होंने देखा ये कुछ लॉकेट जैसा था। ये क्या है? वो सोच ही रहे थे कि देखा थानेदार साहब अंदर ही आ रहे थे। साथ में सुजीत, पुनीत और विनीत भी थे। बताइए साहब, तहकीकात कहाँ तक पहुंची? जारी है, हम 24 घंटे मुस्तैद हैं। वैसे आप कब से हिंदू हो गए? थानेदार की चौकस निगाहों से मिर्जा के हाथ का महादेव का लॉकेट छुप न सका। लगता है ये गलीचों पर से झटक कर हम पर गिरा है। ये तो अजीत भैया का लॉकेट है। तीनों भाई एक साथ बोल पड़े और साथ ही साथ अपने गले में पड़े वैसे ही लॉकेट दिखा दिए। अब मिर्जा साहब का भी दिमाग चकरा गया, क्योंकि शक के दायरे में अब वो भी खड़े थे। थानेदार साहब बोले, मिर्जा साहब, हमें आपके भी घर की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि लापता होने से पहले अजीत यहाँ पर आया था। सिपाहियों का दस्ता पूरे घर में फैल गया। छत, बरामदे, कमरे, रसोई घर और गुसलखाने के बाद तहखाने में भी। यहाँ बहुत घुटन और सीलन थी। दिन के वक्त भी घूप अंधेरा था। लालटेन की रोशनियों में एक एक कदम नीचे की तरफ उतर रहे थे। सीढ़ियाँ जहाँ खत्म हुई वहाँ जूतों का टकराव हुआ किसी बोरी जैसी चीज से। कमाल है साहब, इतनी गहराई में तहखाना बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? खोल कर देखो इसमें क्या है। सिपाहियों ने झटपट बोरी का मुंह खोला। मिर्जा साहब को काटो तो खून नहीं, ये तो अधमरी हालत में अजीत पड़ा था। क्या कहिएगा मिर्जा साहब? घर के एक एक बंदे से पूछताछ होगी। मिर्जा साहब को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब जैसे एक बुरे ख्वाब जैसा था। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अजीत जब हमसे मिला था एकदम भला चंगा था। उसकी ये हालत, और यहाँ कैसे पहुंच गया? सुजीत और पुनीत अपने भाई को लेकर घर चले गए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आवाज की तरफ गर्दन घुमाई तो देखा शबनम, मिर्जा साहब की दूसरी बीवी, रुकैया की बाह पकड़े वहीं आ रही थी। मिर्जा साहब की कुछ समझ नहीं आया। हाँ बोलो, क्या बात है? सब सुन लीजिएगा। फिर रुकैया से बोली, खुद बताएगी या मैं बताऊं? मैं अपने शौहर से बेपनाह इश्क करती हूँ, लेकिन औलाद की चाह में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी कद्र मेरे ही घर में एक फालतू सामान सी हो गई। दूसरी औरत और उसके बच्चों में अपने शौहर का प्यार बढ़ते हुए मैं नहीं देख पा रही थी। किसी भी तरह से अपने शौहर के दिल पर पहले जैसा राज करना चाहती थी। जैसी नीयत वैसी नेमत। मुझे कुछ झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वालों का पता चला। आधी आधी रात को घर के सब लोग जब सो जाया करते थे तो मैं वहां जाकर तंत्र मंत्र सीखती थी। मेरा इरादा केवल अपने शौहर को वापस पाना था। तांत्रिक ने बताया
कि किसी ऐसे आदमी की बलि देनी होगी जिसे जिंदगी की हर खुशी हासिल हो। मेरी निगाह में नवाब साहब ही वो शख्स थे। उस दिन जब वो कारोबार के सिलसिले में शहर जाने के लिए घर से निकले थे, मैंने अपने नौकर के हाथ मिर्ज़ा साहब के बीमार होने की बात उन तक पहुंचा दी। नवाब साहब ने अपने दोस्त को देखने के लिए गाड़ी घर की तरफ मुड़वा दी, लेकिन मेरे पहलवानों ने सुनसान रास्ते में उन पर हमला कर दिया और उन्हें कैद कर लिया। बच्चात, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? कहाँ है नवाब साहब? मिर्ज़ा साहब गुस्से से तिल मिला रहे थे। नवाब साहब उसी तांत्रिक के पास कैद हैं, उनकी बलि दी जानी है। अजीत को क्यों बांध कर रखा? थानेदार ने पूछा। मेरी तमाम जिंदगी की दो ही तो ख्वाहिशें थी, एक तो मिर्ज़ा साहब के दिल में जगह बनाना, दूसरी उन्हें औलाद के सुख से नवाजना। अजीत अपने माँ बाप का पहला बेटा है, इसलिए तुझे खुदा का भी खौफ नहीं? आप इसे बाहर हो रहे थे मिर्ज़ा साहब। थानेदार साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन पहलवानों को हवालात में डालो। फिर रुकैया से बोले, तुम हमें उस तांत्रिक के पास लेकर चलो। सब लोग तांत्रिक की कोठरी तक पहुंच गए। वो चौकस न हो जाए इसलिए बड़े ही सधे कदमों से थानेदार और मिर्ज़ा अंदर दाखिल हुए। वर्दीधारी थानेदार को देखकर तांत्रिक हड़बड़ी में वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने उसे झपट कर पकड़ लिया। पता कहाँ है नवाब साहब? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। कौन नवाब साहब? सटाक सटाक। जब कई डंडे उसके घुटनों पर पड़े तो सब सच निकल आया। बताता हूँ। उसने कोठरी के फर्श पर बिछी दरी को हटाया। उसके नीचे बहुत गहरा खड्डा खोदकर बड़े से संदूक में नवाब बहुत बुरी हालत में पड़े थे। फटाफट उन लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। शुक्र है सांसें चल रही थी। उनके गले से हड्डियों की माला उतार फेंकी, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और होश में लाने की सब कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार। पुलिसिया मोटर पर डालकर जल्द से जल्द शहर के अस्पताल ले जाया गया। रुकैया और तांत्रिक को जेल में डाल दिया गया। आज 2 महीने हो गए। फूल कुमारी सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने में जी जान से जुटी हुई है और डॉक्टर्स नवाब साहब को ठीक करने में। मैं भी चलूंगी अस्पताल, फूल कुमारी ने सुजीत से कहा। संतो मौसी ने उन सबके खाने के लिए कुछ साथ में ले लिया। अजीत और सुजीत माँ को लेकर नवाब साहब के पास अस्पताल पहुंचे। पुनीत और विनीत रात भर अपने पिता के पास रुके हुए थे, तो संतो मौसी उनसे बोली, अब तुम दोनों घर चले जाओ, पूरी रात के जगे हुए हो, थोड़ा आराम कर लो। फूल कुमारी ने नवाब साहब का चेहरा कई महीनों के बाद देखा था। वो उनके पैरों से लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। उनके स्पर्श से नवाब साहब नींद से जागे तो सामने अपने परिवार को देखा। हल्के से मुस्कुराए। डॉक्टर साहब सुबह के राउंड पर थे। वहां पहुंचकर ये नज़ारा देखा तो बोले, मरीज को जब से यहाँ लाया गया है तभी से उन्हें होश में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, पर आज तो जैसे चमत्कार ही हो गया। कहते हैं ना, जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं असर दिखाती हैं। आपकी दुआओं ने उन्हें नया जीवन दिया है, मुबारक हो। कहकर कमरे से बाहर जाने लगे तो देखा बाहर मिर्ज़ा साहब खड़े थे। दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिर्ज़ा साहब की आवाज़ सुनकर नवाब साहब का इशारा पाकर बेटा सुजीत उन्हें अंदर बुलाकर लाया। हम आपसे निगाह नहीं मिला पा रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए नवाब साहब। माफ़ी तो आपको रुकैया भाभी से मांगनी है। नाम मत लीजिए उसका, उसने हमें शर्मसार कर दिया। आपने भी तो ना इंसाफी, आगे फूल कुमारी ने कहना शुरू किया। एक लड़की शादी होकर जब अपने पति के घर आती है, वो अपना घर, माता पिता और भाई बहन सब कुछ छोड़कर अपने घर में नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन अगर उसे उसके हिस्से का मान सम्मान न मिले तो। मिर्ज़ा साहब गर्दन झुकाए बस चुपचाप सुने जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। फिर वो बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे अजीत और सुजीत भी चल पड़े। थानेदार अपने सामने बैठे मिर्ज़ा साहब को माथे में त्योरियां डालकर देख रहा था। बोला, ये केस बहुत पेचीदा है। आपकी पत्नी ने 2 लोगों को कैद करके रखा और उन्हें जान से मार डालने की कोशिश भी की।
साहब, मैं और मेरे पिताजी अगर उनको छुड़ाने की अर्जी करें तो? अजीत बाबू, कानून आपका गुलाम नहीं है। अपहरण और हत्या की कोशिश का मामला है ये। 10 साल की सजा भुगत कर आज रुकैया रिहा हो रही थी। उसने देखा मिर्जा साहब और बाकी लोग उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अब मैं जान चुकी हूँ कि ख्वाहिशें गुनाह के रास्ते पर ले जाती हैं। खिदमत खुदा की बंदगी है। जेलर साहब ने अनाथ बच्चों की देखभाल का काम बख्शा है मुझे। एक बच्चे से माँ सुनने को तरसा करती थी, अल्लाह ने इतने दे दिए। मेरी गुड़िया की चोटी बना दो, एक बच्ची ने उसका दुपट्टा खींचकर कहा और वो उसे गोद में उठाकर वापस अंदर चली गई। तो ये थी कहानी अपहरण। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।